बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे साथ स्टूडियो में बल्कि इस्लामाबाद के फ्रंट लाइन पे जो दो मुजाहिदीन मौजूद है। पीपल्स पार्टी के सफ़े अव्वल के मुजाहिद सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, मुस्लिम लीग नून के सफ़े अव्वल के मुजाहिद जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, और हुकूमत और PTI के सफ़े अव्वल के मुजाहिद फवाद हुसैन चौधरी साहब। ये दोनों इस महाज पे हैं और वो फ्रंट लाइन पे गए हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो इनसे भी बात होगी पाक इंडिया के दरमियान जो हालिया कशीदगी है उससे मुतालिक भी, पाकिस्तान के दाखिली हालात से मुतालिक भी। लेकिन सबसे पहले हमें स्वीडन से ज्वाइन कर रहे हैं अशोक स्वाइन, जो कि इस वक्त इंडिया के अंदर जो चंद एक सेंसिबल वॉइसेस हैं उनमें से एक हैं। तो पहले उनसे लेते हैं कि ये इंडिया में क्या हो रहा है। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे सेंसिबल लोगों की अक्सरियत है बड़ी तादाद में, और एक वाइब्रेंट सोसाइटी समझी जाती है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल अमन की दुहाई है, लेकिन इंडियन हुकूमत की तरफ से इस तरह लगता है कि मुसलसल जंग पे इसरार है। आप जैसे लोग दानिश्वर इसको किस तरह देखते हैं, नरेंद्र मोदी के रवैये को? मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत वॉइस आ रहा है जो वार इंडिया को नहीं चाहिए। तो ये बात नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट, इसीलिए आज मोदी थोड़ी देर पहले पटना में एक रैली कर रहा था, उसको ये लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा है जो इंडिया में उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वार के लिए। सो ऐसे नहीं है कि जो टोटल इंडिया चाहता है वार होने के, ये ओनली मोदी चाहता है वो वार होने के, क्योंकि उसको वो इलेक्शन के लिए फायदा होगा। और उसको वार को बनाने के लिए वो कुछ मीडिया हाउस के साथ वो एक वार फ्रेंजी क्रिएट किया है। प्रोफेसर साहब, अगर इंडियन की अक्सरियत मोदी के नैरेटिव की हामी नहीं है तो वो क्यों इसरार कर रहे हैं इस कशीदगी पे, और उनको रोका क्यों नहीं जाता अपने इंस्टीट्यूशंस की तरफ से? जो लोगों को पता है, जो जो रियली जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जिनके पास ये है, पॉसिबिलिटी है करने के लिए, उनको पता है कि ये वॉर एक डिवास्टेशन लाएगा। एक इंडिया पाकिस्तान वॉर विल वाइप आउट द कंट्रीज, बोथ द कंट्रीज ऑल टुगेदर। तो ऐसे नहीं कि पाकिस्तान रह जाएगा, पाकिस्तान चला जाएगा, इंडिया रहेगा, तो दोनों ही जाएंगे। वो वॉर इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो लोग जो वॉर के लिए जो बोल रहे हैं, वो क्या उनको एक्चुअली वो नहीं सोच रहे हैं कि वॉर होगा। टू बी ऑनेस्ट, वो सोच रहे हैं कि वो ऐसे करके ब्लफ करके तो पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा। तो लेकिन जो पाकिस्तान का रिएक्शन आया तो उसके बाद वो थोड़ा सा कम हुए। लेकिन प्रॉब्लम है कि जो मोदी गवर्नमेंट है अभी इंडिया में, जो गवर्नमेंट है, ही इज इट्स अ टोटली इलेक्शन ओरिएंटेड। तो इलेक्शन के लिए उनको एक चाहिए जो बताना चाहिए कि दे आर मच मोर पावरफुल होके तो दे कैन टेक द डिसीजन देमसेल्व्स, और वार में उनको अपर हैंड रहना चाहिए। तो इसीलिए वो चल रहा है जो वार मंगरिंग, वार फ्रेंजी जो इंडिया में चल रहा है, वो इलेक्शन के वजह से चल रहा है। अब मुझे नहीं लगता है कि वो सचमुच चाहते हैं वार होने की, क्योंकि उनको भी पता है कि वार होने में ये चीज ये बर्बादी आएगा। इंडिया का डेवलपमेंट का तो छोड़िए, इंडिया का रहने के लिए भी मुश्किल होगा। तो आप नहीं समझते कि अब जवाब देना नरेंद्र मोदी की मजबूरी है, और अगर वो जवाब देते हैं तो पाकिस्तान उससे सख्त जवाब देगा, तो फिर ये हम फुल फ्लेज वार की तरफ नहीं चले जाएंगे? जो एयर स्ट्राइक हुआ था वो इलेक्शन को दिखाने के लिए, लेकिन जब हमारा जो अभिनंदन को कैप्चर हुआ पाकिस्तान में और एक मिग गिर गया, तो उसके बाद जो मोदी का जो ये जो पॉलिटिक्स है वो इतना फायदेमंद नहीं होगा अभी जो सिचुएशन जो है। तो मोदी को दिखाने के लिए इंडियन वोटर को, उसको एक स्ट्राइक करने के लिए लग रहा है, मुझे जितना लग रहा है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो जरूर कुछ बनेगा ऐसे कुछ स्ट्राइक करने के लिए, बट उसके बाद वो सोच रहे होंगे कि उसके साथ वो रिटालिएशन नहीं होगा और वो अपर हैंड रहेगा उनका। तो इसीलिए अभी मुझे लगता है कि वो कन्फ्रंटेशन ओवर नहीं हुआ है, क्योंकि इलेक्शन के पहले और कुछ हो सकता है जो मोदी को अपर हैंड देने के लिए इलेक्शन के पहले मतलब फायदा मिलेगा। बट ये चीज आप जो बोल रहे हैं ये बहुत डेंजरस डायरेक्शन में कंट्री को लेके जा रहा है, क्योंकि आप एक अपर हैंड लेने के लिए आप एक अनसर्टेनिटी की तरफ
आप टोटल रीजन को डाल रहे हैं और वो टोटल दोनों कंट्री वार के साइड में जा सकते हैं। तो ये बहुत डेंजर है। प्रोफेसर अशोक, आमतौर पर ये समझा जाता है कि मीडिया अवामी जज्बात ही को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन हम मजमूई तौर पर जब इंडियन मीडिया को देखते हैं तो वो तो सारी वॉर मॉन्गरिंग में बिज़ी है, तो उससे तो लगता है कि ये सिर्फ मोदी और उनकी जमात की सोच नहीं है, बल्कि इंडियन मीडिया को देख के तो लगता है कि शायद इंडियन की अक्सरियत इस तरह चाहती है। नहीं, वो गलत है जी। क्योंकि इंडियन मीडिया जो है, जो इंडियन मीडिया आप देख रहे हैं, वो इंडियन मीडिया वो लोगों के लिए बात नहीं करता, वो लोगों के पैसा से नहीं चलता है, वो चलता है मोदी पार्टी के पैसा से। तो जो कुछ मीडिया है, आइदर दे आर डायरेक्टली पेड बाय मोदी और मोदी गवर्नमेंट। तो ये बात आपको मैं बता देता हूं कि ये जो मीडिया आपको दिखा रहा है, जो कुछ मीडिया हाउसेस जो दिखा रहे हैं, वो लोगों का रिफ्लेक्शन नहीं है, वो रिफ्लेक्शन लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। वो एक्चुअली गवर्नमेंट की काम कर रहे हैं, डायरेक्टली मोदी की काम कर रहे हैं और मोदी के इमेज के लिए काम कर रहे हैं। तो ये आप सोचिए कि ये मत सोचिए कि मीडिया एक्चुअली जो लोगों की रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो एक्चुअली मोदी की आइडिया का, मोदी का इंटरेस्ट का रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर अशोक सवाइन साहब। फवाद साहब, आपकी अगर इजाज़त हो तो यहाँ से शुरू कर लें पीपल्स पार्टी से। आजकल तो आप लोगों के ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, कौमी यकजहती का मुजाहरा हो रहा है। ज़रूर जी, ज़रूर, जहाँ से मर्जी शुरू करें, आखिर तो आपको हम ही पे आना पड़ेगा। तो चलो आखिर में आपकी तरफ तो आएंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि देखिए अब तो आप फवाद चौधरी साहब के लीडर की कायदाना सलाहियतों के मुतरफ हो गए ना, इंडियन ने भी एतराफ़ कर लिया। नहीं, कायदाना सलाहियतों के तो हम जनरल बाजवा के मुतरफ हुए। अगर इनकी सलाहियतों से हमें मुतरफ होना होता तो हम ये उस मीटिंग में तशरीफ़ ले आते जिस मीटिंग में तमाम पार्लिमानी लीडर मौजूद थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे। वहाँ पर इन्हें जो कौमी यकजहती और जो वक्त और हालात का तकाजा था कि कौम और मुल्क पे इतनी बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, और उस वक्त भी आपने सियासत को तरजीह दी और आपने उस मीटिंग के अंदर शरीक होने की गवारा नहीं किया। तो इस सारे क्राइसिस में जो असल जो क्रेडिट है वो तो हमारे मुल्क की अफवाज को जाता है, वो हमारे मुल्क की एयरफोर्स को जाता है, हमारे उस बहादुर पायलट को जाता है कि जिसने इंडियन जहाज़ गिराए, हमारे उन सिपाहियों को जाता है जो बॉर्डर में इस वक्त भी LOC पर बमबारी का सामना कर रहे हैं, जो इस वक्त भी LOC पर खिलाफ वर्जियों का सामना कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं। क्रेडिट उनको जाता है या उस शख्स को कि जिसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो स्टेट्समैन का किरदार अदा कर सकता, लेकिन उसने स्टेट्समैन बनने का से इनकार किया और एक सियासतदान होने का मुजाहरा किया। नहीं, ये तो देखे इंडियन जो मरकंडे काटजू है, उन जैसे जजेस भी, एक्स जजेस भी कह रहे कि मैं पहले बहुत नाक़िद था, लेकिन इस क्राइसिस में इमरान खान साहब ने साबित कर दिया कि वो स्टेट्समैन है। देखिए, एक तो ये क्राइसिस अल्लाह खैर करे अपना मुकम्मल हो, गुजरे, इसके बाद हमने बहुत सी चीज़ों पर गौर करना है, और हुकूमत की बहुत ज़्यादा कोताहियाँ भी इस मामले में रही। हम तो सिर्फ कौमी यकजहती की वजह से हम बहुत चीज़ों के ऊपर हमने अपना रिएक्शन नहीं दिया। हमने कहा कि ये जो आपस का हमारा हर पूरे पाकिस्तान का इत्तेहाद था, उसके अंदर हम कोई ऐसी बात ना करें जिससे उस इत्तेहाद को नुकसान पहुंचे, क्योंकि वक्त की ज़रूरत था। ये तो अब ये ख़त्म हो क्राइसिस इंशाल्लाह, तो उसके बाद फिर हम चीज़ें पिन पॉइंट करेंगे और चीज़ें पिन पॉइंट करेंगे। बाकायदा शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट्स उठाकर देखें। शाह महमूद साहब ने जो 2 इंटरव्यूज़ दिए, उनके अंदर उन्होंने कितने बड़े इकबाली जुर्म का एतराफ़ किया। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि गवर्नमेंट की जो हैंडलिंग है, तो कुछ ना कुछ गलती जो गवर्नमेंट की हैंडलिंग है, उसके ऊपर तो हम बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मजमूई तौर पे ये पाकिस्तान के अंदर एक मैच्योर जो रिस्पांस था पाकिस्तान का, पाकिस्तान की ऑपोजिशन का, पाकिस्तान की मीडिया का, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया का, हम सब का, वो इंडियन जहारियत के खिलाफ था, और उस पर हम एक थे, एक रहेंगे। और पाकिस्तान का जो मुकदमा जिस तरीके से लड़ा जाना चाहिए था, उसमें कुछ खामियां हैं, और उससे अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, देखिए अब तो दुश्मन भी मान गए कि पाकिस्तान का रिस्पांस बड़ा मैच्योर्ड था, यूनिटी का भी मुजाहरा किया, सब्र का भी, तहम्मुल का भी किया। ज़ाहिरी बात है इस वक्त मुल्क को लीड कर रहा है इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की सूरत में, फ़ैसले उन्होंने और उनकी हुकूमत ने करना है। तो आप तो उनको ये क्रेडिट देंगे या कि नहीं, आप भी मुस्तफ़ा कोकर साहब की तरह जो है क्रेडिट कमर जावेद बाजवा साहब को देना चाहेंगे? मेरा ख्याल है क्रेडिट तो मेरी जो गुफ्तगू होनी थी उसका सारा क्रेडिट तो मुस्तफ़ा कोकर साहब ने छीन लिया तमाम बातें करके।
मैं थोड़ा सा लीनियंट व्यू ले लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जिसकी भी वॉच के अंदर कोई अच्छी चीज़ हो तो उसको क्रेडिट ज़रूर मिलता है, और बैनुल अक़वामी सतह पे क्रेडिट मिल रहा है कि हमने एक टाइमली वक्त के ऊपर सोल्जर को जो प्रिजनर था उसको रिलीज़ किया, उससे एक अमन का पैगाम गया। मैं समझता हूँ ये खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान पे पूरी दुनिया के सामने ये विजिबल हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर 2 मरतबा हमला हुआ, पाकिस्तान की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसकी खिलाफ वर्जी की गई, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी क्वेश्चन की गई। और पहली मरतबा आप अगर बड़े बड़े जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनके अंदर भी आर्टिकल्स पढ़ें तो वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसने बड़ी मतानत का और जहानत का सबूत दिया है, तो उसका क्रेडिट किसी हद तक जाना चाहिए हुकूमत को, और जाता है। लेकिन जो बात की खोखर साहब ने उस पर ज़रा वो गौर तलब बात है कि जिस जगह पे फ़ैसले हो रहे थे, जब एतमाद में लिया जा रहा था अपोजिशन को, तो अपोजिशन को कौन एतमाद में ले रहा था? अपोजिशन को तो जनरल बाजवा साहब ने आके एतमाद में लिया। अगर उस वक्त इमरान खान साहब होते और आके अपोजिशन को एतमाद में लेते और ये तमाम चीज़ें जो अगले दिन आपने दिया कि देखा आप पार्लिमानी लीडर्स के इजलास की बात कर रहे हैं जी, पार्लिमानी लीडर उसके और वहां पर चले उसके जनरल बाद बाजवा भी से बड़े और हर सवाल के ऊपर उन्होंने मुतमईन किया जो पार्लिमानी लीडरान थे। तो बात यह है कि फिर आप खुद सोचिए कि जो शख्स बाहर से पाकिस्तान देख रहा है उसको तो गालिबन यही लगेगा कि इमरान खान साहब को दाद देनी चाहिए, और किसी हद तक हम भी दे ही रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर रहता है, जिसको मालूम है कि खान साहब जो हैं उनको कौन सी ऐसी मसरूफियत, यानी मुल्क में जंग हो रही है, बॉर्डर्स पे आग लगी हुई है, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान लड़ रहे हैं एक सीसा पिलाई दीवार की तरह, और शहादतें जो हैं उसका जाम नोश कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी कोई क्रिकेट का उस वक्त कोई प्रोग्राम चल रहा था, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इससे ज़्यादा ज़रूरी थी, और उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो आके अपोजिशन लीडर्स को एतमाद में लें। और जनरल बाजवा साहब ने विजडम दिखाई और वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपोजिशन को एतमाद में लिया, और तमाम मामलात पे, जंगी मामलात, दीगर मामलात पे बहस हुई। फिर अगले दिन जब वो पहुँचे थे, अगर वाकई उनको क्रेडिट लेना था तो 2 कदम चल के अपोजिशन लीडर्स से हाथ मिला लेते। देखिए जो आपको नज़र आ रही है ना यकजहती, ये अपोजिशन की यकजहती है, तो वो भी तो इस हुकूमत का हिस्सा है ना, वो भी तो हुकूमत का हिस्सा है ना। अगर प्राइम मिनिस्टर ना चाहते तो जाहिर बात है फौज की तरफ से फिर अपोजिशन की ये तो खैर आपको भी ये तो आप हमारा भी ठट्ठा लगा रहे हैं और अवाम का भी मजाक उड़ा रहे हैं। आपको पता है कि कौन फैसले करता है और कौन उनको पर अमलदारी करता है, ये छोड़ दें, ये गुफ्तगू मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपने लीडरशिप दिखानी हो और लीडरशिप लेनी हो, तो जब आप तशरीफ़ लाए हैं और अपोजिशन यकजहती, मैं ये बात कह रहा था वो ये था कि ये यकजहती जो आपको नज़र आई है, ये अपोजिशन की यकजहती है इस वक्त कौम के साथ, क्योंकि ये हमला जो हुआ है ये किसी हुकूमत पे नहीं हुआ, ये हमला जो हुआ है ये किसी सियासी जमात पे नहीं हुआ, ये मुल्क पे हुआ है। तो ये ज़र्फ ऑपोजिशन का है कि उसने बढ़ के आगे बगैर हाथ मिलाए, उन्होंने अगर नहीं हाथ मिलाते तो आज भी हम अपने मुल्क के साथ और लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन खान साहब जब तशरीफ़ लाए असेंबली में तो उन्होंने गवारा नहीं किया कि वो 2 कदम चल के ऑपोजिशन के लीडर से हाथ मिला लें और ये साबित करें कि मैं इस मुल्क का सरबराह हूं, मैं पीटीआई का चेयरमैन नहीं हूं। मुल्क का सरबराह तो हाथ मिलाता ना ऑपोजिशन से, सिर्फ पीटीआई के सरबराह को सूट नहीं करता कि वो ऑपोजिशन के साथ हाथ मिलाए। आपने करारदाद टेबल की है कि जी उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाए, ये आपके दोनों दोस्त और मेरे भाई तो उनको कोई क्रेडिट ही देने के रवादार नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब। थोड़ा सा तो मैंने दिया है। अच्छा, थोड़ा सा ये मुसद्दिक मलिक साहब ने बात दिले न खास्ता। देखिए पहली बात तो ये है सलीम साफ़ी साहब कि मैं तो समझता हूँ कि क्रेडिट तो पार्लियामेंट का है और बड़े फ़ैसले हुकूमत कर ही नहीं सकती अगर पार्लियामेंट डिवाइडेड हो, पाकिस्तान की सियासी क़यादत डिवाइडेड हो। सो बिल्कुल मैं तो समझता हूँ कि इमरान ख़ान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं और जो जो सियासी क़यादत पार्लियामेंट में थी उन्होंने जिस तरीके से साथ दिया और इसका एक्नॉलेजमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की। जब वो पार्लियामेंट में आए उन्होंने अपोजिशन का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि आपने इसके ऊपर बड़े दिल का मुजाहरा किया है। और मुझे हाथ मिलाने का तो पता नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा बाहर स्टक हो गया था और जब मैं आया था तो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर पे कम से कम 3 बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने टेबल जो है वो बजाया था, टेबल बजा के उन्होंने दाद दी थी जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे। सो सवाल ये है कि वो तो आजकल आपकी तकरीरों पे भी बजाते हैं ना शहबाज शरीफ साहब, तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं
उन्होंने चूँकि तमाम कोशिश करनी है और उन्होंने इमरान खान की जगह लेनी है, ज़ाहिर है जनरल बाजवा की जगह तो नहीं लेनी, दोनों फौजी तो नहीं है, लिहाजा उन्होंने अपना एक रूम रखा है और उनके ऊपर जो है वो तनकीर वो कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब इतना बड़ा क्राइसिस हुआ है, लेकिन आप खुद बताइए कि जो मौका था जहां पर आप स्टेट्समैन का किरदार अदा कर सकते थे इमरान खान साहब, वो उन्होंने अदा नहीं किया, और वो तमाम सवालात जिनके जवाबात वजीर आजम को देने चाहिए थे, जो इस वक्त इस तमाम क्राइसिस में एक लीडरशिप का रोल प्ले कर सकते थे, वो जनरल बाजवा ने दिए। जनरल बाजवा ने मुतमईन किया वहां पर तमाम अपोजिशन के लीडर जो थे, जो पार्लिमानी लीडर मौजूद थे, उनके तमाम सवालात का जवाब दिया। आप लोग उन्हीं से मुतमईन हो सकते थे, इसलिए उनको कर शायद आपने तो फिर एक दफा सबूत दिया कि आप तो एक बस सियासत खेल रहे हैं और एक सियासी लीडर हैं और आपने अपनी सियासत को तरजीह दी। अब फवाद साहब को जवाब देने नहीं, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि आपकी जो मंतक है उसको जाहिर है कि आपकी लीडरशिप ही दोनों तस्लीम नहीं करते हैं, और उन्होंने जो गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन है उसको साइन किया है। अलबत्ता ये बात आपकी दुरुस्त है, मुझे नहीं पता कि उस वक़्त जो हालात थे वो क्या थे, क्योंकि इतला आ रही थी कि इंडिया जो है वो 9 जगहों के ऊपर या 6 जगहों के ऊपर वो मिज़ाइल दागने को तैयार है। और उस वक़्त राइट जब वो कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस वक़्त मुझे पता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कॉल्स भी चल रही थी दुनिया के लीडर्स के साथ। सो प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो यकीनी तौर के ऊपर बहुत मसरूफ़ थे। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर मुझे नहीं पता कि वो आ सकते थे और तो उनको ज़रूर आना चाहिए था, सियासी लीडरशिप के साथ बैठना चाहिए था। लेकिन हकीकत यह है कि एन उसी वक्त यानी कि मिसाइल दागने थे, लेकिन जनरल बाजवा साहब उसके बावजूद वहां पर मौजूद थे। ये आपने अजीब सी बात की कि जिसने मिसाइल का जवाब देना था आपके मुताबिक वो तो मौजूद थे, मगर जिन्होंने सिर्फ वो करनी थी फॉरेन डेलीगेट से गुफ्तगू करनी थी वो मौजूद नहीं थे। बड़ी अजीब सी बात है। अगर उस वक्त मिसाइल दाग दिया जाता, मिसाइल दागने नहीं थे, ना बाजवा साहब ने, वज़ीर आज़म साहब, ना जनरल बाजवा साहब ने मिसाइल दागने थे, ना पाकिस्तान ने मिसाइल दागने थे। मैंने आपको ये बताया कि एक उस वक्त हेक्टिक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चल रही थी। नहीं, देखिए ना, सबसे ज्यादा जरूरत तो उस वक्त सिपा सलार की थी, और सिपा सलार ये समझते हुए कि इस वक्त यकजहती का पैगाम चाहिए, तशरीफ लाए, अपने कीमती वक्त निकाल के अपनी कोर्स को छोड़ के तशरीफ लाए। उन्होंने मुतमईन किया। मिसाइल और इस तरह के मामला तो जॉइंट स्ट्राटेजिक क्वार्टर के पास फर्क नहीं पड़ता। एक मुल्क ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन आप देखें, ग्रेविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाजवा साहब को, ग्रेविटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ग्रेविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप अपनी जिम्मेदारियां बांट के भी चलते हैं हुकूमत में। मुझे नहीं लगता ये इतना बड़ा मसला है जितना आप दोनों को लग रहा है। चले अगर इस मामले से हट भी जाएं एक सेकंड, अच्छा चलो थोड़ा सा एक सेकंड, मेरा सवाल मैं वही आप क्योंकि आप जंग जीत चुके हैं, शुरू करने पहल करने के, अगरचे ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो पहल करे वो जंग जीते, आपको समझ लेना चाहिए। लेकिन एक बात जो आपने बढ़ाई उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। अगर हमारे भाई होते चौधरी साहब, जो वजीर दिफा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई, उसके बाद जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने जो गुफ्तगू की 2 इंटरव्यूज में, हम उस पर बात करना चाहेंगे। ये चौधरी साहब बैठे होते तो हम तो गद्दार डिक्लेयर हो चुके होते इस वक्त तक। ये क्या गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है? मुझे हम ना सिर्फ गद्दार डिक्लेयर हो चुके होते, डीपीसी यहाँ पर बाहर बैठी होती, मुजाहरे हो रहे होते और हमारे ऊपर फतवे लगाए जा रहे होते। जिस तरह आप लोगों के लड़ाइयों में थोड़ा सा वक्फा हो गया था, तो मुझे भी एक ब्रेक लेनी पड़ती है, उसके बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जी एक बार फिर खुशामदीद आपको। जिसके में पहले तो मुझे ये बताइए कि ये आप लोगों ने जब एक दूसरे की तरफ दोबारा तू मैं शुरू कर दिया, तो क्या जंग का ख़तरा टल गया मुकम्मल जब आप लोगों ने आपस में लड़ाई फिर शुरू कर दी? देखिए, अल्लाह करे कि जंग का ख़तरा टल जाए। इंडिया में इलेक्शंस हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल कंपल्शंस उनकी अपनी है, और फिर सच्ची बात है कि सुबह की भी उनकी काफ़ी हुई है। वो अब जो पायलट यहाँ से वापस गए हैं, उनकी वापसी को वहाँ का मीडिया ये पोर्ट्रे करके अपनी जीत साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जी पाकिस्तान ने बहुत प्रेशर का सामना था और उस प्रेशर पे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और हमारे हवाले कर दिया। हकीकत जो है वो तो हम सबको मालूम है। तो अब इस सूरत हाल में उन्होंने, पाकिस्तान ने बेसिकली अपने तमाम पीसफुल नेगोशिएशंस के, पीस के तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट किए। अगर इसके बावजूद भी अगर वो जंग करना चाहते हैं और जंग थोपेंगे पाकिस्तान के ऊपर और एज ए एग्रेसर थोपेंगे, तो फिर पाकिस्तान जवाब देने के लिए तैयार है और पाकिस्तान ने साबित किया कि हम जवाब दे सकते हैं। जी फवाद चौधरी साहब, हुकूमत की क्या असेसमेंट है? कुछ आप तो फ्रंट लाइन पे है लाहौर में, तो कुछ मामला ठंडा हो गया या कि जंग का खतरा भी मौजूद है?
नहीं, आज से अब से 72 घंटे पहले जो हालात थे, अब यकीनन उससे तो मामला जो है वो बेहतर हुआ है। अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी तवज्जो अब वॉर मॉन्गरिंग, कम से कम जो सीरियस चैनल्स हैं वहाँ से ये मौजू हट करके अब जो उनके डोमेस्टिक इलेक्शंस हैं उन पे चला गया। लेकिन जिस तरह से मुस्तफ़ा ने कहा कि यकीनी तौर के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से इन्होंने पहल करके जो एडवांटेज लिया था वो अब ख़त्म हो गया, और उसके में जो नरेंद्र मोदी साहब की ऊपर जो इस वक्त तनकीद आ रही है अपोजिशन की, वो बढ़ रही है इस वक्त। लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल एनालिसिस है वो मुझे लग रहा है कि जो कैपेसिटी है इस वक्त बीजेपी की एग्रेसिव होने की, वो अब बहुत कम है उस मामले से जो आज से 72 घंटे पहले थी। अब एक 21 पार्टीज इत्तेहाद बन गया है वहाँ पे इंडिया में इस रवैये के ख़िलाफ़, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अग्रेसिव हो रहा है। हिंदुस्तान में इस वक्त डिवीजन जो है वो नज़र आ रही है। पाकिस्तान यूनाइटेड खड़ा है, गो अभी डॉक्टर साहब और मुस्तफ़ा साहब ने कोशिश की है उस इत्तेहाद में कुछ रखना डालने की, लेकिन मैंने उसको जो है वो नाकाम बनाया है। हम यूनाइटेड खड़े हैं अपने सिपह सलार, अपनी वैसे आवाज़ उनके पीछे, और कौम के साथ, कौम के लोगों के साथ। नहीं नहीं, खड़े। आज मुझे ये एतराफ़ करना पड़ेगा, आप करेंगे और करते रहेंगे, मुझे ये एतराफ़ करना पड़ेगा कि ये जो फिजा बनी है, समझ आती वो तो नहीं, मुझे ये एतराफ़ करना पड़ेगा कि ये जो जंगी फ़िज़ा मोदी ने बनाई है, उसके बाद फवाद भाई के रवैये में बड़ी इनकलाबी और पॉजिटिव तब्दीली आई है, बड़ा मुसालहाना उसका, और आज भी यकीनन उन्होंने आप लोगों के उसको अपने रिवायती अंदाज में रिस्पॉन्ड नहीं किया मामले को ख़राब होने से, तो उधर तब्दीली मस्बत आई है। अच्छा फवाद भाई, ये बताइए कि कोई बैनुल-अक़वामी ताकतें भी कुछ रोल प्ले कर रही हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी मुसलसल राब्ते हो रहे हैं, आर्मी चीफ से भी हो रहे हैं, ये जो पाकिस्तान अभी किसी हद तक मुतमईन हो गया है, तो अमेरिका, सऊदी अरब, या ये लोग कुछ रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए जलीम साहब, बात यह है, एक दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, एक दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। दोनों जो ममालिक जो हैं वो, जिस तरह से क्लिंटन ने कहा था, कश्मीर फ्लैश पॉइंट है एटॉमिक वॉर का। सो ये कहना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तनाज़े में बाकी दुनिया दिलचस्पी नहीं लेगी या वो बिल्कुल अलहदा खड़े होंगे, ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं है। सो ये जो सारा मामला हुआ है अब तक, इसमें यकीनन जो बड़ी ताकतें हैं उनकी मीडिएशन, उनका किरदार, और हमारे फ़ॉरेन ऑफिस से उनके करीबी राब्ते, प्राइम मिनिस्टर हाउस से, और फिर ये बात जिस तरह से आर्मी चीफ ने जिस तरह से तीनों कमांड्स को, दुनिया की जो 3 बड़ी कमांड्स हैं उनको सारे मामलात से आगाह किया, यकीनन ये इसमें शामिल है। थोड़ा सा मैं आपको ये बैकग्राउंड बता दूं कि दिसंबर से ऑलमोस्ट हमें इस तरह की खबरें आ रही थी कि हिंदुस्तान कुछ एडवेंचर करने का मामला रखता है। सो हमने जो P5 के ममालिक हैं उनके नुमाइंदों को अपने पास बुलाया, उनको हमने तमाम ब्रीफ किया और अपने खदशात से आगाह किया। सो हमारी जो डिप्लोमेसी थी ये जारी थी दिसंबर एंड से, और उसका भी हमें बहुत जो है वो फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक बैकग्राउंड नॉलेज सारे ममालिक के पास था। और ये जब तनाज़ा हुआ तो इसमें अब इंटरनेशनल जो किरदार है वो यकीनी तौर के ऊपर बड़ा मौसर जो है वो रहा है। आपकी काबीना के कुछ साथी, वो फैसल वावडा साहब, अली मोहम्मद ख़ान साहब और शहरयार अफरीदी साहब फ्रंट लाइन पे गए हुए थे, लड़ रहे थे, तो वो वापस आ गए अपने काम पे, या कि उधर महाज़ जंग पे, जंग में मसरूफ़ हैं? नहीं, वो तो इधर ही है, वो महाज़ जंग पे नहीं गए। और पाकिस्तान में तमाम लोगों ने मामला ठंडा रखने में अपना रोल अदा किया है, तमाम काबीना ने भी और मेंबरान ने भी। मुसद्दिक मलिक साहब, देखिए कितना मुफाहिमाना लहजा है फवाद चौधरी साहब का, इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है, तो अब आप लोग भी तो कम से कम ये एतराज़ करना छोड़ देना, जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हुकूमत ने जिस तरह हैंडल किया है, जिस तरह दुनिया को साथ लिया है, बहुत सारे को अपना हमनवा बना दिया, उसको तो आप अप्रिशिएट करेंगे। देखिए, मुझे तो लगता है कि आप जान के लड़ाई करवाना चाहते हैं। आपके सवाल के अंदर, सवाल में आपके जंग जो है ना वो लड़ाई के बीज आपने बोए होते हैं। इसके अलावा इनका काम देखिए, अगर आप सोचे कि पाकिस्तान इखलाकी जंग जीता या हारा, मैं कहूँगा बिल्कुल जीत गया। अगर आप बोलें जंगी महाज पे, चाहे फ़ौजी हो, फ़िज़ाइया हो, बहरी हो, पाकिस्तान जंग जीता, मैं कहूँगा बिल्कुल जीत गया। लेकिन अमेरिका का बयान पढ़ लें, जर्मनी का बयान पढ़ लें, फ्रांस का बयान पढ़ लें, ऑस्ट्रेलिया का बयान पढ़ लें, आप ये देखिए। मगर एक अच्छी चीज़ OIC की, उस पर मैं दूंगा, क्रेडिट दूंगा हुकूमत को और अपनी वजारत ख़ारजा को। अदर दैन दैट, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि बैनुल-अक़वामी ताकतों ने पाकिस्तान को कॉल आउट किया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि नाम लेके कॉल आउट किया जाए, बस ये कहा जाता था कि दहशतगर्दी पे काबू पाया जाए, मगर कॉल आउट किया गया पाकिस्तान को। तो अगर आप पूछें कि खारजा महाज पे, खारजा पॉलिसी के महाज पे
हमें क्या कामयाबी हुई, तो मैं समझूंगा एक अच्छी बुनियाद रखी गई, OIC का बहुत अच्छा बयानिया आया। तो OIC में भी तो पहली मरतबा कश्मीर का और इंडिया का नाम लेके पाकिस्तान जी, के मगर मौक़िफ़ पहली की मरतबा सुषमा स्वराज साहिबा एज ऑब्जर्वर और एज की नोट स्पीकर भी गई थी। तो आप ये देखिए कि जो हम कहते हैं कि अमेरिका ने जंगी महाज पे एक नया नॉर्मल क्रिएट करने की कोशिश की, हमारी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके, हमने कहा नहीं बन होने देंगे। इंडिया ने एक नया क्रिएट किया, वो नॉर्मल क्रिएट करने की कोशिश की, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का जिक्र करके कि अगर हमारे गुमान में आए ये बात, गुमान में कि जनाब आपके किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, किसी अस्पताल में हमारे खिलाफ साजिश हो रही तो हम उसको हेट करेंगे, हमने वो भी नया नॉर्मल नहीं बनने दिया। प्रीएम्प्टिव नॉन मिलिट्री स्ट्राइक, देखे ना, वो भी नहीं होने दिया। मगर खारजा पॉलिसी के ऊपर मैं समझता हूँ कि कम से कम ड्रॉ हो गया OIC में, क्योंकि सुबह तो लग रहा था कि एक नया नॉर्मल इस्टेब्लिश हो गया, मगर उसके बाद जो आई करारदाद, मैं समझता हूँ वो हमारी कामयाबी थी, हमारी मिनिस्ट्री की भी कामयाबी थी। उसके ऊपर मैं ज़रूर उनको बहुत नंबर दूंगा। लेकिन अभी हमें बुनियाद डली है, खारजा पॉलिसी पे हमें बहुत काम करना है, क्योंकि बैनुल अक़वामी ताकतों को के सामने जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं, जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, कुर्बानियों के अलावा जो हमें कामयाबियां हुई हैं, चाहे वो शुमाली वज़ीरिस्तान हो, चाहे वो सवात हो, डॉक्टर साहब एक बात सिर्फ यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, दुनिया के सामने लेकर नहीं देखे मेरी बात, मैं भी हफ्ते बात की थी ना, हाँ ना बात करो, मेरी बात सिर्फ एक लम्हा दीजिए, मैं आपकी इस बात को जरा करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो आप कह रहे हैं ना हमें अपनी खारजा पॉलिसी, हमारी खारजा पॉलिसी का डायरेक्टली अब ताल्लुक है हमारी इंटीरियर की पॉलिसी के साथ। हमने जो 40 सालों में पीछे पॉलिसीज़ बनाई हैं, हमें उसमें डेफिनेटली इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। पिछले हफ्ते का जो अगर आप हमारा अपना जो प्रोग्राम था वो निकाल के उसमें देखें, हम तीनों ने ये बात की थी कि जनाब ये मामला हमें देखना पड़ेगा हमारा, और पार्लियामेंट के भी जॉइंट सेशन में मैंने ये कहा कि देखिए ये बात हमें देखनी पड़ेगी। हमारे अपने लीडर्स जो हैं, हमारे सियासतदान हों, हमारे और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो अपने बाहर इस वक्त जो है वो 15-15 गार्ड्स के बगैर नहीं निकल सकते। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर की पॉलिसीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है, और हमारी खारजा पॉलिसी बराह रास्त जुड़ी हुई है हमारी इंटीरियर पॉलिसी से, और ये तो इसको हमें जो है उसमें को भी हमें यही मुकदमा था जो हम पेश कर रहे थे, हम दोनों ने पेश किया कि अगर आपकी बात मान ली जाए और हम मानते हैं और मुत्तफिक हैं, तो फिर ये जो एक तरह से अपोलोजेटिक बयानात आए हैं, दो, एक BBC के इंटरव्यू में और एक CNN के इंटरव्यू में, इनकी इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं थी। हमारा मौक़िफ़ तो ये है कौम का पूरी कि हमें एविडेंस दें, कोई भी होगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, दैट्स इट। जी फवाद चौधरी साहब, ये जो वज़ीर ख़ारजा के बयानात बड़े एक पाकिस्तान के लिए एम्बेरसमेंट का ज़रिया बनेंगे, तो ये इसकी आप क्या तवजीह पेश करेंगे? मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई एम्बेरसमेंट की बात है। उन्होंने यही कहा है, जब उनसे सवाल किया गया कि अज़हर मसूद साहब जो हैं वो यहाँ पे हैं, तो उन्होंने कहा वो यहाँ पे हैं, वो बीमार हैं, उन्होंने कहा उनकी मालूमात के मुताबिक बीमार हैं। इसमें क्या, उसमें एम्बेरसमेंट वाली कौन सी बात? नहीं, एक एम्बेरसमेंट है कि देखें, एक्स प्रेसिडेंट जो आर्मी चीफ भी थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, इस दौरान भी TV पे आके उन्होंने कह दिया कि मुझ पे कातिलाना हमले में ये शख्स मुलविस थे। एक्स DG ISI जो उस वक्त के थे जनरल एहसान साहब, वो ऑन रिकॉर्ड है TV इंटरव्यू में, वो भी ये कहते हैं कि येस ही वाज इन्वॉल्व। सवाल ये है कि फिर अमेरिका को भी छोड़ दे, चीन की नसीहत को भी छोड़ दे, UN को भी छोड़ दे, ये इंडिया के इल्ज़ामात को भी छोड़ दे, परवेज़ मुशर्रफ पे कातिलाना हमले के जवाब में आज उन पे मुकदमा क्यों नहीं चल रहा? तो ये तो आप पूछिए डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से। पिछले 10 साल में ये इक़्तिदार में थे, उससे पहले ज़ाहिर मुशर्रफ साहब खुद थे। ये तीनों बेहतर जवाब दे सकते हैं। चले इनसे तो ये पूछते, मुशर्रफ साहब से आपने पूछा था? नहीं, मुशर्रफ साहब से मेरी बात नहीं। अच्छा, और ना ही मैं हुकूमत में था। आपको देखिए, अगर अभी जो आप लोग कहते हैं ना, ये काम आप लोगों ने अपनी 5 साल हुकूमत में क्यों नहीं किया? देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल उन्होंने जवाब दिया, अपनी बॉल जो उनकी तरफ गई थी उसको हमारी तरफ, हमारी कोर्ट में फेंकने की कोशिश की। लेकिन इस सारे किस्से में मेरे ख्याल से हम बड़ी ज़्यादती करेंगे अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ, कि अगर हम सोल सर्चिंग ना करें। जिस गुफ्तगू की तरफ फवाद भाई ने इशारा किया कि जो हफ्ता पहले हमने यहाँ आपके पास बैठ कर किया, हम तीनों उस बात पर मुत्तफिक थे कि हमें इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है।
और अब भी अगर हमने अच्छा मुस्तफा कोकर साहब, नहीं, ये इंतहाई सीरियस मामला है। क्या तो आपके इल्म में चीजें हैं और आप फिर उसके बावजूद इतने मासूम बन के आप सवाल कर रहे हैं। मैं सोल सर्चिंग की बात कह रहा हूँ कि ये बड़ा सीरियस मौजू है। इस पे हम ब्रेक के बाद जरा आप तीनों दानिशवरों की डिटेल से राय सुनना चाहते हो, तो मुझे एक ब्रेक लेने दें, उसके बाद आप यही करें इसी जज्बे के साथ। हाँ जी नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो ये तीनों गेस्ट से, तीनों शुरका से ये जानेंगे कि ये सोल सर्चिंग की अमली सूरत क्या हो सकती है। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी मुस्तफ़ा कोकर साहब, वही सोल सर्चिंग की हम जो कहते हैं कि जी हमें अपनी ज़रूरत के तहत भी पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ करना होगा जो अभी तक हम नहीं कर सके। तो आप बताइए अब के हमें 1, 2, 3 हमारी रियासत को क्या करना चाहिए? देखिए इनिशिएटिव इसमें मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि क्योंकि वज़ीर आज़म ने साबित किया कि वो ऐसे बड़े फैसलों में इनिशिएटिव अपोजिशन को एतमाद में लेके उनके साथ बैठना तक गवारा नहीं करते, तो ये इनिशिएटिव लामाला एक दफ़ा फिर हमारी फ़ौजी क़यादत को लेना पड़ेगा। उनको तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को इकट्ठा करना पड़ेगा और इस चीज़ के ऊपर कि ये जो माजी की जो पॉलिसीज़ थी जिनके नतीजे में हमने वो बच्चे जो डॉक्टर्स बन सकते थे, जो इंजीनियर्स बन सकते थे, जो इस माशरे के अच्छे शहरी कंट्रीब्यूट कर सकते थे, उनके हाथ में हमने बंदूकें पकड़ाई, उनको हमने जिहादी बनाया, उनकी एक ख़ास जहनी तरबियत हमने की। अब उनसे हमने उनका मुस्तकबिल तो छीन लिया, अब वो पॉलिसीज़ भी कामयाब नहीं हो रही। सितंबर 11 के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो तासुर है वो यही है कि आपने अपने अगर पॉलिटिकल राइट्स के लिए जिद्दोजहद करनी है तो उसमें जो टेररिज्म है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक दुनिया में एक चीज़, एक ओपिनियन बन गया है। अब हमने उन लोगों को जिनके मुस्तकबिल के साथ भी हमने खेला, वो भी इस मामले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम अपनी इस दानिशवराना गुफ्तगू में हम उनको एकदम से इस तरह उनकी कंसर्न्स को भी ज़ाया नहीं कर सकते। तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठना पड़ेगा और बैठकर उसके ऊपर फैसले करने पड़ेंगे कि हम पाकिस्तान को इस मुस्तकबिल में इन पॉलिसीज़ के साथ नहीं चला सकते। उन पॉलिसीज़ को बिल्कुल हमें कैप करना पड़ेगा। उन पॉलिसीज़ के नतीजे में होने वाले नुकसानात उन लोगों को, उनकी री इंटीग्रेशन की जो बात की जाती है कि री इंटीग्रेशन किस तरीके से की जाएगी। हाँ, तो ये आपकी पार्टी का क्या फैसला है कि अगर उनकी मेन स्ट्रीमिंग की जाए, री इंटीग्रेशन की जाए, या कि नहीं उनको ताकत इस्तेमाल करके कुचल दिया जाए? नहीं, देखिए जो री इंटीग्रेशन के ऊपर एक कई जगह गुफ्तगू में IRA की बात की गई कि IRA का एक हमारे पास मॉडल मौजूद है और उसमें इस तरह हुआ, लेकिन उसमें फिर डीवेपनाइजेशन की गई। अब अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाकर उनको सियासत वाला रास्ता दिखा दें, डीवेपनाइजेशन करें ना, तो जो कुछ आज दुनिया इर्द गिर्द की रीजन में हो रहा है वो सियासी जमातों के साथ होना शुरू हो जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये कंसर्न अपनी जगह पर मौजूद है और इसमें इसका मैं इमीडिएट हल आपको कोई पेश नहीं कर सकता। ये बैठकर गुफ्तो-शुनीद में हम सबको मिलकर इसका हल निकालना पड़ेगा। अगर हम हल नहीं निकालेंगे, अगर हम हल इसी तरह इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसका रिएक्शन भी मुसद्दिक मलिक साहब। देखिए, मैं कुछ स्पेसिफिक्स में बात करना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो तमाम तंजीमें जिनमें शिद्दत पसंदी है उनको फौरी तौर पर बैन कर देना चाहिए। बैन करने की भी दो तरीक़ाकार हैं। पहले बैन करने का मतलब ये था कि मेटामॉर्फोसिस, वो मॉर्फ कर जाएं एक नए नाम के साथ, एक नई तंजीम या फलाही तंजीम या कोई और तंजीम की शक्ल में आपके सामने आ जाएं और बज़ाहिर ऐसा दिखे कि वो बैन हो गए, मगर वही लोग उसी क़यादत में उसी तरह मुल्क में फिरते रहें और मुल्क में अपनी इजारादारी कायम करें, सियासी, अखलाकी या जो भी आप कहना चाहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जिसका जिक्र खोकर साहब ने भी किया है कि वो डी वेपनाइजेशन होनी चाहिए। डी वेपनाइजेशन का मतलब ये नहीं है जो आज तक होता आया है कि आप असले के लाइसेंस कैंसिल कर दें, क्योंकि ज़्यादातर असला तो अनलाइसेंस्ड है। तो लाइसेंस कैंसिल कर देने से तो कोई आप मामला हल नहीं करते। तो आपने इंश्योर करना है, जिस तरह बाकी चीज़ें इंश्योर की जाती हैं उसी तरह इंश्योर करना है एज अ स्ट्रेटिजिक डायरेक्शन कि ये असला वापस लिया जाएगा, ना सिर्फ वो जो लाइसेंस के तहत है बल्कि जो गैर कानूनी है वो भी। तीसरी बात यह है कि बहुत दफ़ा हमने ये जवाज़ पेश किया मेन स्ट्रीमिंग के हवाले से कि दीगर इदारे चलते रहने दिए जाएं। अब दीगर इदारों का क्या मतलब है कि चाहे अगर वो एक जो भी उनका पार्टी का स्ट्रक्चर है उसको हटा के आप किसी और स्ट्रक्चर के अंदर डाल देते हैं और कहते हैं ये मेन स्ट्रीमिंग है, तो दो चीज़ें रह जाती हैं। एक ये कि वो अपनी मर्ज़ी से कभी भी रीग्रुप करके मिलिटराइज हो सकते हैं। दूसरा, किसी के ईमा पर, किसी भी एजेंट के ईमा पर मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर वो दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन तो उनकी ख़त्म नहीं हुई।
तो आपने सिर्फ उनका सियासी नाम बदल दिया है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप इजाज़त देते हैं या प्रमोट करते हैं या फराहम करते हैं, इस पे पाबंदी होनी चाहिए। चौथा ये है कि फाइनेंसिंग जो है इन तमाम इदारों की, उन तंजीमों की फाइनेंसिंग हतमी तौर पे बंद होनी चाहिए। आपको जो कैंप नज़र आते हैं, आपको पैसे इकट्ठे होते हुए नज़र आ रहे होते हैं, ये रुकने चाहिए ज़ाहिरी तौर पे भी, और जो ज़ाहिरी नहीं हैं पैसे वो भी रुकने चाहिए। आखिरी बात मैं ये कहूँगा, फवाद कह रहे कि आप लोगों ने क्यों किया, मैं आता हूँ उस तरफ उसका जवाब दे चुके हैं, और आप आपके चेहरे की जो खिसियाना सी हंसी है वो जवाब उसके अंदर मुज़मिर है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात मुकम्मल करनी जरा, इनकी गुफ्तगू डॉक्टर साहब, इनकी जरा गुफ्तगू कैमरे से हट के भी जरा, वो भी कैमरे के ऊपर भी इनके बहुत से हम, हाँ वैसे होशियार आते हैं लेकिन कभी थोड़ा बहुत कर जाते हैं। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि जब हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं तो उसका मकसद लोगों की रिहेबिलिटेशन है, उसका मतलब नई सियासी जमातें नहीं बनाना। जो जिस तरह कराची का हाल हुआ वेपनाइज करके कुछ सियासी गिरोहों को, वो वाला पूरा मुकदमा पाकिस्तान में मत पेश करें, तो इंडिविजुअल्स को रिहेबिलिटेट करें, इंडिविजुअल्स को स्किल्स दें, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दें। आखिर वफाकी वज़ीर हुकूमत के तर्जुमान है, आज आपसे ज़्यादा शरीफ बने हुए हैं, तो ज़रा उनका भी फिर हक बनता है ना। तो फवाद चौधरी साहब, एक बाज़ लोग ये सोचते हैं कि जी हुकूमत में आने या इस क्राइसिस से पहले इंडिया से मुतालिक आप लोगों की पॉलिसी बड़ी जारहाना थी। अगर इनके लीडर मिलते मोदी से तो आप कहते थे कि जी मोदी का यार है, गद्दार है, फ़लाँ हैं, लेकिन कहते हैं कि अब आप लोग कुछ ज़्यादा, हद से ज़्यादा, यानी ये कहते हैं कि मुनासिब शायद नहीं है कि आपके प्राइम मिनिस्टर कहे कि जी मैं मोदी को टेलीफोन कर रहा हूँ और वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों ने पायलट को भी बहुत उजलत में बहुत जल्दी से उनको वापस कर दिया। तो ये जो आपकी तरह पार्टी की और पॉलिसी तब्दील हुई है, इसकी आप क्या तवजीह पेश करेंगे? आप दूसरे एक्सट्रीम तक नहीं गए? अच्छा नहीं, एक लम्हा पहले मैं जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, मैं उसको मैं ज़रा अपने 2 सेंट्स डालना चाहता हूँ। पहली बात तो ये देखिए, 2 तरह की तंजीमें हैं। एक तो वो तंजीमें हैं जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ बनी है और जिनको दूसरे ममालिक की एजेंसीज़ की मुआवनत हासिल है, उनको तो ज़ाहिर है हमें ताकत के ज़ोर के ऊपर कुचलना पड़ेगा। वो टेररिज्म करवा रहे हैं, सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, उनको हमें करना है। दूसरी तंजीमें वो हैं जो अफ़गानिस्तान के जहाद के पस मंज़र में यहाँ पर बनाई गई हैं और उनका जो वफ़ादारी है कुछ ना किसी हद तक रियासत पाकिस्तान के साथ है। उन लोगों को कुचलने की बात नहीं है, उन लोगों की इंटीग्रेशन की बात है। लेकिन जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। आपको पॉलिटिकल इंटीग्रेशन से पहले उनकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करनी है। ये ना करें आपके उनके जब आप उनको पॉलिटिक्स में ले आए और उनके पास जो है वो उनकी इकॉनमी ना हो, लिहाजा वो क्या करेंगे? उनके पास तो उनको तो कुछ आता नहीं है, उनके पास तो असला है। लिहाजा वो यहाँ पर पॉलिटिक्स और जो हमारे जैसी पार्टीज़ हैं, स्पेशली जो हम 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका कोई मिलिटेंट विंग्स ही नहीं है और जिनके जो सियासत है वो बिल्कुल और मुख्तलिफ है, बिल्कुल आप समझिए कि शरीफाना सियासत है। बहरहाल उनका जो मामला है वो फिर हमारा उनके साथ कोई मुकाबला रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमने देखा कराची में MKM को जब वो मिलिट्री उनकी विंग क्या कहा जाए या मिलिटेंट विंग जब उनकी वो बन गई तो कराची से तो उन्होंने बाकी सारी पार्टीज़ को भगा दिया, तो वो मुकाबला हो ही नहीं सकता। सो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन उनकी होनी चाहिए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बाद उनकी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का सोचना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात आइए अब इंडिया से, मुझे ज़रा क्विकली इजाज़त है एक पॉइंट ऐड करने की कि देखिए हमें इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिस मकसद के तहत वो बनाई गई, लेट्स सपोज कश्मीर की आज़ादी, अब कश्मीर के अंदर जब से मिलिटेंसी ख़त्म हुई है, सीज़ फायर हुआ, उसके बाद से जो वहाँ की जो नौजवान है, जो वहाँ की जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, आज वो इतने अरूज पे है कि इंडिया उसकी वजह से घुटने टेकने पे मजबूर है। एक्टिविटीज तो नुकसान पहुंचाती है। मिलिटेंसी ने कश्मीर कॉज को भी नुकसान पहुंचाया। ठीक, अच्छा जी फवाद चौधरी साहब, वो मोदी को कॉल करने वाला अब ये मैं आपकी बात से नहीं एग्री करता कि हमने अग्रेसिव पॉलिसी ली। मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी साहब आज से 5 साल पहले उन्होंने ओथ के ऊपर नवाज शरीफ साहब को बुलाया, कोई उस वक्त की जो पोजीशन थी वो पीपल्स पार्टी थी और PTI थी, दोनों ने नवाज शरीफ साहब के जाने के ऊपर एतराज़ नहीं किया। नवाज शरीफ साहब वहाँ पर गए, अपने बच्चों को साथ लेके गए, 13 में से 7 घंटे नवाज शरीफ साहब वहाँ पे बिजनेस डील्स करते रहे। वापस आए तो मोदी साहब ने कहा कि जब वो यहाँ पे आएंगे, उसके बाद ये किया
कि रायवंड में जब उन्होंने सीधा बुलाया उस वक्त उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को भी कहा कि आप भी चले जाएं और यहाँ पे सिर्फ हम मैं मेरी बेटी और साबित हो गया अच्छा। पहली बात तो ये कि कौन सी बिजनेस डील थी, ये जरा पूछें आप इनसे, आपका एक क्रेडिबल ये प्रोग्राम मामला ये है, फिर आप इनसे ये मामला ये है आज ये कि गिड़गिड़ा रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते हमारा टेलीफोन कॉल ले लो, मुकम्मल नहीं करने देनी। अच्छा चलिए आप कर लें, बारी तो हमारी भी आएगी। बात तो ये खत्म नहीं है हो रहा कि प्रोग्राम। जब हमने ये फैसला किया कि आप जब मुल्क से डील करते हैं, स्पेशली जो हॉस्टाइल मुल्क होता है, उसके साथ इदारा जाती बुनियादों पे डील किया जाता है, इंडिविजुअल बुनियादों पे ये नहीं किया जाता कि आप जो है जी आप मेरी इधर शादी पे आ जाएं और हम आपकी शादियों पे चले जाएं और पीछे पीछे हम ये बातें भी कर लें। हमने जिस तरह से इस दफ़ा डील किया है, इदारा जाती बुनियाद के ऊपर डील किया है, यही एक बुनियादी सुकम था। अच्छा चलो, इसमें तो आपका एक मौक़िफ़ और इनका दूसरा मौक़िफ़ मेरा तो आपने मौक़िफ़ लिया ही नहीं, हमारा मौक़िफ़ तो आपने लिया ही नहीं है। कौन सी डील्स हुई हैं? ये है इनका असल रंग। ये मैं आपको कह रहा था कि यकजहती सिर्फ हमारी तरफ से है, और ये इससे भी सख्त बातें करेंगे तो तब भी नहीं कहेंगे, लेकिन जब ये जंग का बादल ठंडा हो जाएगा और आप खारजा पॉलिसी पे बात करेंगे तो फिर हम ज़रूर ये नुक्ता उठाएंगे। ये जो आज इन्होंने बातें की हैं, दोबारा वही इल्ज़ामात लगाए, कौन सा कारोबार, कौन सी आज अगर पूरी दुनिया में आज अगर हमारे ताल्लुकात होते तो इनको इस तरह ठोकरें खानी पड़ती। फोन उठाते एक, आगे से जवाब आता, पूरी ऑपोजिशन इकट्ठी होती, ताल्लुकात में ये दरारें नहीं आई होती। बात करने के अलावा तरीकाकार क्या है? तो बात करने को आप ये समझते हैं। वैसे फवाद भाई, ये जो डॉन लीक्स वाला मामला था, उसका जो एसेंस था उस सारे किस्से का कि पाकिस्तान इज फेसिंग आइसोलेशन और पाकिस्तान को उस आइसोलेशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए, वो जरा कोई ठीक सा साबित नहीं हो गया? और वो नहीं, बस तंजीमें भी बैन कर दी। का मामला था वो बिल्कुल उसके साथ कई फैक्टर्स थे और आपको भी पता है कई फैक्टर्स थे। तरह नहीं होता, एक हांडी होती है, उसके अंदर जब तक सारे मसाले पूरे ना हो हांडी अच्छी नहीं बनती। अच्छा चलो, ये माजी को फिर हांडी जो थी वो कच्ची रह गई। पीटीआई वाला कम था, अच्छा वो जब से डला है तमाम हांडी बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा हमारी हांडी भी हमने आप दोनों को भी डाला है। जरगा की हांडी भी मुकम्मल पक गई है और खाने के लिए तैयार है। वक्त मजीद इजाज़त नहीं देता। तीनों का मशकूर फवाद चौधरी साहब, आपको खैर खैरियत के साथ इस्लामाबाद वापस ले आए महाज़ जंग से। मुस्तफ़ा कोकर साहब, आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपका तो बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इस तवक्को के साथ के प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे। सलीम साफ़ी और जरगा की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।